अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आम आवाम पर बजट में भारी भरकम टैक्स का बोझ लादने के बाद आज हुकूमत ने आवाम को बिजली के छोटे छोटे झटके देने के बजाय बिजली की तारों से ही बांध दिया है, ताकि आवाम जब बिजली का इस्तेमाल करे तो उसे हर यूनिट इस्तेमाल करने पर एक ज़ोरदार झटका लगे। हुकूमत की जानिब से तारीख में पहली बार बिजली सार्फिन पर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये के फिक्स चार्जेस का इतलाक किया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने मुल्क के गरीब तरीन तबके के लिए बिजली की कीमतों में होशरुबा 51% का इजाफा भी कर दिया है। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद बिजली की यूनिट की कम से कम 11 रुपये 69 पैसे से लेकर 48 रुपये 84 पैसे हो गई है, जो कि टैक्सों के अलावा है। हुकूमत की जानिब से 1 से लेकर 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के फी यूनिट में 3 रुपये 95 पैसे यानी 51% का इजाफा सामने आया है, जिसके बाद इन सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 7 रुपये 74 पैसे से बढ़कर 11 रुपये 69 पैसे फी यूनिट हो गया है। इसी तरह 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 41% इजाफे के बाद 14 रुपये 16 पैसे का हो गया है, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 30 रुपये का हो गया है। इसी तरह बिजली के 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फी यूनिट 34 रुपये 26 पैसे का पड़ेगा, जबकि 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 39 रुपये 15 पैसे का हो गया है। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को हुकूमत को फी यूनिट 41 रुपये 36 पैसे अदा करना पड़ेंगे। बिजली की कीमतों में इस इजाफे के साथ अवाम को टैक्स, माहाना और सह माही रकम अलग से अदा करना होगी। जी व्यूअर्स, ये कुछ इश्यूज़ हैं जो जिनकी तरफ हमने इशारा किया, निशानदही की। साथ ही साथ कुछ और भी मामलात हैं। ज़ाहिर है महंगाई की बात करें, सैलरीड जो क्लास है उसके टैक्स की बात करें, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं उनकी बात करें। ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो एक आम लोगों को हैं, और कहीं ना कहीं ये शिकायत भी है कि हुकूमत ने अपने अखराजात के साथ ऐसी कौन सी कमी की है उसके अंदर कि हमसे तवक्कुआत की जा रही हैं कि हम थोड़ा सा कट डाउन करें या कुर्बानी दें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस, रेवेन्यू एंड पावर, अली परवेज़ मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का जी। नहीं आप बड़े, मैं आपको अभी प्रोग्राम से पहले भी कह रही थी, बड़े तवील अरसे के बाद आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम ऑल्सो। और वही बात है कि बजट की जब बात करते हैं तो आई एक्चुअली फेल टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन आज जो है जहाँ मर्जी से शुरू करूँ। अच्छा चले बिजली से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अभी एक नए टैरिफ और फिर उसके बाद ये जी कि आप एक यूनिफॉर्म टैरिफ की बात जो है वो प्रपोज की गई है, जो इजाफा भी किया गया है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर 51% तक का इंक्रीज जो है वो बताया जा रहा है कि 1 यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। एक आम आदमी जो तनख्वाहदार है वो क्या क्या देगा, कितने पैसे देगा, कहाँ से अपनी ज़िंदगी कैसे पूरी करेगा? देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया, देर सही बट क्या कहते हैं, चलें बुला तो लिया। अच्छा, गुजारिश ये है कि देखें, हुकूमत के लिए कोई आसान चॉइस नहीं थी, क्योंकि आप जानती हैं कि एक टाइट रोप है जिसको हुकूमत चलने की कोशिश कर रही है। एंड इसके अंदर जो एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि अगले 3-4 साल के अंदर शायद हुकूमत के पास $100 अरब जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फाइनेंसिंग के अंदर हो चाहे वो रीफाइनेंसिंग के अंदर हो। और उसके ऊपर अगर आपने जनरेट करना है तो दुनिया की मईशत जिस तरह से चलती है उसके अंदर IMF का एक करीदी किरदार है। तो आपको जो भी आगे एफर्ट करनी है IMF की शराकत दारी के साथ, उनकी वैलिडेशन के साथ, क्योंकि उनके पैसों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हो और दुनिया को ये पता हो कि आप इस्लाहात के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट इज सिनोनिमस टू योर कमिटमेंट टू रिफॉर्म्स एंड उसके ऊपर आपको चलना पड़ता है। अब आपने बिजली के शोबे की बात की, देखें जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे तकरीबन 600 अरब का सर्कुलर डेट आप हर साल उसके अंदर ऐड करें डिस्पाइट द इंक्रीज्ड प्राइसेस। और मैं भी आपसे जो पीछे स्टॉक इकट्ठा हो गया है उसको किस तरह लिक्विडेट करना है, क्योंकि वो भी तो आपका कर्जा है ना, जो तकरीबन 2500 अरब के करीब आपने इकट्ठा किया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपने इस फ्लो को तोड़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो कर्जा चढ़ गया है उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस और इसके साथ साथ ये जो साल इख्तिताम पे अभी हुआ है पिछले साल, आपकी वफाकी हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं थे कि सूबों को पैसे दे के वो अपने कर्ज की अदायगी कर सके। उसको कर्ज की अदायगी के लिए मतलब इंटरेस्ट की कॉस्ट के लिए भी और कर्जा लेना पड़ा, और उसके अलावा बाकी के काम जो है सारे के सारे कर्जे के ऊपर चलते हैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उन्होंने देखे सबसे पहले जो कमजोर तरीन लोग हैं
जो आपके गरीब तरीन लोग हैं, जो पिछले 2 सालों के अंदर महंगाई के हाथ सताए हुए थे, और उसके अंदर ये महंगाई इसलिए भी बेकाबू हुई कि आपने अपनी जो इस्तेहकाम है और IMF की प्रिस्क्रिप्शन को आपने फॉलो नहीं किया, आपने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, तो उसकी वजह से जो महंगाई और जो सप्लाई आउटेजेस हैं उसकी वजह से लोगों की मुश्किल हुई ज़िंदगी। तो तकरीबन रिकॉर्ड कीमत, रिकॉर्ड इजाफा 600 अरब रुपए का आपने BISP के अंदर रखा है। उसके बाद आपने जो लाइफलाइन कंज्यूमर है जो 50 यूनिट लेता है, उसको इस एनवायरनमेंट में कि आप अपना सूद भी अदा नहीं कर पा रहे। 100 यूनिट वाला जो है ना वो भी लाइफलाइन है, 200 वाला भी लाइफलाइन है। मैं आपके पास आ गया हूँ जैस्मीन, बिल्कुल। देखें, लाइफलाइन कंज्यूमर का टैरिफ फ्रीज किया हुआ था। अच्छा, अब 200 यूनिट तक जो आपने कहा प्रोटेक्टेड कस्टमर है, जिसके अंदर ये लोगों ने अब इसको इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि उसकी कीमत 40-50% जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उसको सिंपल कंपैरिजन करेंगी तो बिल्कुल जारी, बट इट्स नॉट लाइक दैट ना। मैं आपको ये एक्सप्लेन एंड जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। अब ये जो 200 यूनिट वाला कस्टमर होता है, इसके ऊपर फर्क किस्म के सरचार्जेस ऐड होते हैं। इसके ऊपर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो आपके एग्जिस्टिंग टैरिफ के ऊपर लोड होती है, जो तकरीबन 3 रुपए के करीब अभी चल रही है आपकी। तो अब ये जो टैरिफ ट्रू अप हुआ है, जिसके अंदर ये है कि पिछले साल की बिना के ऊपर आपकी कॉस्ट को अपडेट किया गया है। अगर आप उसको देखें तो आपका जो कॉस्ट होगी 200 यूनिट के कंज्यूमर की, वो तकरीबन 15-16 रुपए ही होगी, क्योंकि QTA कम हो जाएगा, बेस टैरिफ बढ़ जाएगा। लेकिन जो अभी आप लोगों ने एक और जो मेरी इस पे जस्ट लेट मी जस्ट कंप्लीट इसके ऊपर। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 200 यूनिट तक बिजली की कीमत की इंक्रीज या जो आपकी हेमरेजिंग है उससे इंसुलेट किया गया, और हुकूमत रिकॉर्ड सब्सिडी मोर देन 1000 अरब की बिजली के शोबे के लिए रख रही है, ताकि हम इन चीजों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तो इस मुश्किल हालात के अंदर तो ये कर सकते थे, और 200 यूनिट तक बेफिक्र है, कोई 40% की इंक्रीज नहीं है ना सर। देखिए, आप जब ये कहते हैं ना कि 15 रुपए यूनिट है, तो सुन के लगता है कि 15 रुपए यूनिट है, लेकिन 10 रुपए में 4 या 5 रुपए का इजाफा करेंगे तो 40% इजाफा तो है ना। मैं आपसे ये तो कह रहा हूं कि पीछे बेस टैरिफ कम था और सरचार्ज ज्यादा आ रहे थे। अब आपने बेस टैरिफ बढ़ा दिया। नहीं, आपका बेस टैरिफ बढ़ा दिया, तो आपका सरचार्ज खत्म हो गया ना। नहीं, लेकिन इसके अंदर एक और जो अगली सिफारिश आप लोगों ने नेपरा को भेजी है। लेट मी क्लूज, आप ये अगले साल आपको जुलाई का बिल आएगा ना, जिस आदमी का 200 यूनिट ही कंजम्पशन होगी, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं कि 2-4-5% से ज्यादा अगर उसके बिल में फर्क हुआ ना, तो यू कैन इनवाइट मी अगेन, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो टैरिफ को अपडेट कर दिया गया, ये 40% बेस टैरिफ के अंदर इंक्रीज आई है। से डर रहे हैं आप, अगले जुलाई की बात बता रहे हैं। आपको नहीं, मैं इस जुलाई की कह रहा हूं। इस जुलाई को पिछले जुलाई के साथ कंपेयर करिएगा, जो 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड कस्टमर है उसके बिल के अंदर कोई मटेरियल चेंज नहीं आएगी, कोई 40% इंक्रीज नहीं आएगी। I would really like to take your word for it and really hope कि जो आप कह रहे हैं ऐसा ही हो। लेकिन जो आप लोगों ने अगली सिफारिश नेपरा को भेजी हुई है कि आप बेस टैरिफ को यूनिफॉर्म कर दें, उससे क्या होगा? ये जो 35 रुपए तक का पर यूनिट है, फिर उसमें तो ये स्लैब्स का मामला खत्म कर दिया ना आप लोगों ने सर, अगर वो अप्रूव हो जाता है। देखें यास्मीन, पहली बात ये है कि जो हुकूमत या जो आपका पावर सेक्टर है ना, इसको जो आपके सब्सिडी का निज़ाम है, मेरे ख्याल से इस दोनों को डिसइंटेंगल करने की ज़रूरत है। और ये फैसला होता है कि नहीं होता है, मैं इसके पीछे आपको सोच बता देता हूँ। देखें, हुकूमत को इस सारे के सारे कारोबार के सिलसिले से बाहर निकलना है, और आपको ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़, जो आपने पावर प्लांट भी खुद लगाए हुए हैं, आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही कर रहे हैं, आप ट्रांसमिशन भी खुद ही कर रहे हैं, वो आपने देख लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के लिए नुकसान और सिर दर्द का बाइस तो है, इसके अलावा और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपने इस सारी चीज़ को अगर ख़त्म करना है, आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो इन सारी चीज़ों को आर्म्स लेंथ पे करना पड़ेगा, ताकि जो उस चीज की असली प्राइस है उसको आप वो गारंटी करें, ताकि वो वाइबली इस चीज को आगे लेके चल सके, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो जनरेशन है। और इसके साथ साथ कंज्यूमर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपको नेपरा जो रेगुलेटर है उसको स्ट्रेंथन करना है। नाउ व्हाट विल बी द प्रॉब्लम जब आप इसके ऊपर जाएंगे? वो प्रॉब्लम वो होगी जिसकी निशानदेही आपने की है कि जिस आदमी का 15 रुपए बिल है, क्या वो 40 रुपए 35 रुपए पे चला जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा, बट उसको तरीकेकार आपने किस तरह से करना है। ये जो सब्सिडी आप दे रहे हैं 1000, आपका 600 अरब का सर्कुलर डेट इकट्ठा हो जाता है, तवानाई के शोबे के अंदर 600 अरब का सर्कुलर डेट का खड़ा हो जाता है, तो तकरीबन आप 2000 अरब साल का नुकसान कर रहे हैं इस चीज में। आप किसको दे रहे हैं? मैं तो एक कंज्यूमर का केस प्लीड कर रही हूं ना, कंज्यूमर को तो नहीं दे रहे। नो, मैं आपको नहीं, देखें, कंज्यूमर की टैरिफ को 15 रुपए पे रखने के लिए दे रहे हैं और उसके साथ चोरी भी करवा रहे हैं।
तो अब इसका तरीकेकार क्या है? लेट मी जस्ट कंप्लीट नहीं देखिए वो बिल्कुल है, मैं तो मगर इस चीज को अगर आपने प्राइवेटाइज करना है, आपको इसको अनबंडल करना है। और ये जो तहफ़्फ़ुज़ वाला सेगमेंट है ना कि हुकूमत याशफीन को 5 रुपए का बिल देना चाहती है, अली को 15 रुपए की बिजली देना चाहती है, ये आप पॉवर्टी एलिविएशन डिवीजन के अंदर ये 1000 अरब दे दें और उनको कहें याशफीन को ये चेक दे दें या वाउचर दे दें जिससे वो जाके अपना बिल एडजस्ट कर दे। इससे होगा क्या कि जब बिजली की आप कीमत करेंगे, कम से कम याशफीन जब अपने घर से बाहर जाएगी उसको ये पता होगा कि मैं अपनी बिजली का बिल बंद करके, अपनी बत्ती बंद करके जाऊं। आप कंजम्पशन पैटर्न्स को ठीक करेंगे, पर इसमें आपका बोझ नहीं बढ़ेगा क्योंकि हुकूमत वो सब्सिडी आपको डायरेक्टली कैश की शक्ल के अंदर दे देगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। मुझे ये नहीं मालूम कि ये सारे का सारा निजाम तब्दील आप कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते इस वक्त, वेदर ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली, बट माय पॉइंट इज यू हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन कि सब्सिडीज को और तहफ़्फ़ुज़ को आप पॉवर्टी एलिविएशन डिवीजन में लेके जाएं, पावर सेक्टर को इस सारे निज़ाम से अलहदा करें, वो एफिशिएंसी की बेसिस पे चले, प्राइवेट सेक्टर में चले, नेपरा तहफ़्फ़ुज़ दे, सब्सिडी जो है हुकूमत जो चीज़ें हैं ना वो एक आम आदमी के लिए दे डोंट लुक गुड। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। मैं सैलरी क्लास डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल, बिल्कुल आप जो मैंने आपको सोच बताई है, और अगर ये डिफेंडेबल होता तो पाकिस्तान आज भी किया आपने, मुश्किल बजट है, पाकिस्तान उस मरहले पे या इस जंक्चर पे ना खड़ा होता जहां पे आज खड़ा है, और वो 24वीं दफा IMF के पास ना जा रहा होता। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, इस सारी सिचुएशन के अंदर जब हम 24वीं मरतबा IMF के पास जा रहे हैं, इस जंक्चर पे खड़े हैं, हुकूमत ने अपना क्या हिस्सा डाला है इस सूरत हाल के अंदर? सिटीजन कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये हुकूमत भी हुकूमत होने का कोई हक अदा कर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन बता दें हुकूमत का। अब इसमें आपने बहुत अच्छी बात की कि आप जब आप माशी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है आपने अपने महसूलात किस तरह बढ़ाने, रेवेन्यू किस तरह बढ़ाना है। exactly. दूसरा जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपने इखराजात अपने किस तरह से कम करने हैं। तो आपने रेवेन्यू की बात नहीं की, आपने कहा कि बताएं आप एक्सपेंडिचर रिडक्शन करके अपना खसारा कैसे कंट्रोल करें। इसमें एक सवाल थोड़ा सा इजाफा कर दूं, ये डेट सर्विसिंग को निकाल कर भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 24-25% का गवर्नमेंट के करंट एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ है इस बजट के अंदर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, डेट सर्विसिंग को निकाल के। जी बिल्कुल आपसे मैं बता देता हूँ कि आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर, मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा, पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा जब इखराजात की बात करते हैं तो एक सेकंड के जरा उसकी तरतीब देख लें। हुकूमत का अगर 18,000 अरब का खसारा है, अगर 18,000 अरब का खर्चा है, उसमें 10,000 अरब तो इंटरेस्ट है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जिसका, और इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि आप पिछले 70 साल में आपने कर्जा अपने ऊपर ये चढ़ा लिया कि अब आप उसका सूद 10,000 अरब भर रहे हैं। उसके बाद सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंडिचर आपका जो है वो या तो अब डिफेंस का है या पेंशन्स का है। डिफेंस के ऊपर अगर आप रियल टर्म्स में देखें, अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें, अपने खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं और अपने बॉर्डर्स की सिचुएशन देखें, तो मेरा नहीं ख्याल हम कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं। वो 5-7 बिलियन डॉलर खर्च रहे हैं जब इंडिया 60 बिलियन डॉलर से ऊपर चला गया। उनकी मईशत भी सर कहीं और चली गई है ना। मैं तो आपसे मैं डिफेंस के ऊपर आपसे ये कह रहा हूँ, ज़रूर एफिशिएंसी लेके आए, बट शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हम खर्चा बहुत ज़्यादा करें, प्रॉब्लम ये है कि हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपसे ये गुजारिश, दैट्स द पॉइंट प्रिसाइसली, बिल्कुल मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ ना। तीसरी बात ये कि पेंशन्स का खर्चा तकरीबन 1,000 अरब का फेडरल गवर्नमेंट का है, 1,000 अरब का सूबाई हुकूमतों का है। तो उसके अंदर क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने ये आपको अनाउंसमेंट नहीं की कि हम आगे कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स के ऊपर जा रहे हैं ताकि इस पेंशन के खर्चे को कम से कम अगले एम्प्लॉइज के लिए फ्रीज कर दें? क्या इसी फाइनेंस मिनिस्टर ने, इसी गवर्नमेंट ने आपके साथ ये अनाउंसमेंट नहीं कराई कि अगले साल से जब फौज भी अपने सर्विस स्ट्रक्चर्स को अलाइन कर लेती है तो वो भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स के ऊपर जाए? इसी हुकूमत ने फैसला किया ना। उसके बाद आगे आ जाए करंट एक्सपेंडिचर की बात करें ना। आगे नहीं तो पेंशन आपका करंट एक्सपेंडिचर है, आपका it's one of the major expense bills, I know that, now but you come to the next के जी 1,000 अरब का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नुकसान करती हैं, जिसके अंदर PIA है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, सारा कुछ। आज तक कभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अलावा किसी ने PIA के ऊपर इतनी प्रोग्रेस की कि आप महीनों के अंदर उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट्स क्लीन कर दी गई हैं। लेकिन स्टेट ओन्ड उनके एंटरप्राइजेस के लिए 100 अरब रुपया फिर भी रखा गया उनके खर्च के लिए। वो तो ऑब्वियसली उनकी तनख्वाहें अगर आपने देनी हो तो आपने स्टील मिल में भी, अगर आपकी मिल बंद है आप उसको लिक्विडेट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉइज को भूखा तो नहीं मार सकते ना। पैसा रखना अपनी जगह, हम तो मैं ब्लीडिंग को तोड़ने की बात कर रहा हूँ। PIA लिक्विड प्राइवेटाइज होने जा रही है ना महीनों के अंदर। बिल्कुल मैं आपको सामने प्राइवेटाइजेशन की हम उम्मीद कर रहे थे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं, बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। PIA महीनों के अंदर प्राइवेटाइज होने जा रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट
आउटसोर्स महीनों के अंदर होने जा रहा है। लाहौर एंड कराची का एयरपोर्ट विल फॉलो सूट। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर दिया गया है, उनकी बैलेंस शीटें क्लियर की जा रही हैं, क्योंकि बैलेंस शीटों को भी क्लीन करेंगे तो लिक्विडेट हो सकती है। और उसके बाद जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे तो आप मोनोपोलीज नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो आपको वर्ल्ड बैंक के साथ अवैस लगारी साहब मोनोपोलीज नहीं हो जाती सर जब आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो नो हेंस द पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग कि वर्ल्ड बैंक की मशावरत के साथ अवैस लगारी और मैं बैठ के जो प्री प्राइवेटाइजेशन पोस्ट प्राइवेटाइजेशन जो कंज्यूमर इंटरेस्ट को किस तरह प्रोटेक्ट करना है और किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना है उस पे काम हो रहा है। आज 3 घंटे में मीटिंग करके जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन या उनका जो शटडाउन जो थर्मल जनरेशन है हुकूमत की बैलेंस शीट के ऊपर उसके ऊपर मीटिंग करके आए। तो इन सारे कामों पे हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो राइट साइजिंग की कमेटी है पार्टी मान जाएगी प्राइवेटाइजेशन के। मैं पॉलिटिकल सवाल इसलिए कर रही हूं मैं जरूर करता हूं। मैं राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट ये आखिरी लूप में क्लोज कर दूं जिसके अंदर पाक पीडब्ल्यूडी पहली दफा शहबाज शरीफ साहब ने एक महकमा बंद कर दिया। इसके साथ साथ कंपनीज हैव बीन आइडेंटिफाइड जिसके ऊपर 4 वफाकी वजीर बैठ के तय करें जिनको बंद करना है उनके एम्प्लॉइज के साथ क्या करना है, कौन से महकमे आप देखें कैबिनेट स्केलेटन कैबिनेट है, कौन से महकमे आपने वफाक में रखने हैं और कौन सो को डिवॉल्व करना है, कौन सो को शट डाउन करना है। ये सारी एक्सरसाइज इन अ मैटर ऑफ मंथ्स आपको नजर हो रही है आ जाएगी। अब जो आपने पॉलिटिकल सवाल किया, मेरा ईमान याशीन ये है कि अगर आप अपने माशी हालात को आप जैसे एंकर्स के सामने टीवी पे आवाम के आगे रखेंगे और जहां पे ये उम्मीद उनसे करवाएंगे कि जी ये हमारे खर्चे हैं और तुम अपने पेट के ऊपर पत्थर बांधो और आप इस डिस्कोर्स को आगे लेके चलेंगे, whether it is People's Party, whether it is any other इत्तेहादी और whether it is इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद पार्टी, जब पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर ये बात आएगी कि किस तरह से ब्लीडिंग हो रही है तो करना और इनको तो आपको करना पड़ेगा वरना आवाम आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि अब आपके पास ये लग्जरी ऑफ टाइम नहीं है कि आप इस फैसले को डिले कर सकें। मुझे ब्रेक से वापस आके से बात करते हैं क्योंकि जो भी आपने एक बात की ना कि करप्शन है इदारे को उसको बंद करना पड़ा। करप्शन खत्म करना हल होता है इदारे बंद करना, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद कहते हैं जी एफबीआर में भी करप्शन है, पीआई बहुत सारे जिनके अंदर करप्शन का जिक्र किया जाता है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर क्विक कमेंट जो मैंने सवाल छोड़ा था ब्रेक पे जाने से पहले कि करप्शन को ख़त्म करना, सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना हल है, इदारे बंद करना हल है, और भी इशूज़ हैं फिर उन पर बात करते हैं। देखें अगर दोनों चीज़ों को इंडिपेंडेंटली भी देखें तो करप्शन के ऊपर तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर कोई करता है उसको प्रोसिक्यूट एंड परसिक्यूट करके, परसिक्यूट नहीं प्रोसिक्यूट करना चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए अगर वो गिल्टी है। और इसके साथ साथ जो इदारे लाकाबिले इलाज हों या रिडंडेंट हो, क्योंकि आपको हुकूमत का फैट भी कम करना है जिस तरह आपने कहा है, तो आप उन लोगों को, अब मैं आपको स्टील मिल की मिसाल देता हूँ, वहाँ पे स्टील मिल साल से बंद है, करोड़ों रुपए की गैस के हर दफ़ा हुकूमत उसके बिल दे रही है। वो इसलिए बिल दे रही है कि जी आपने उसकी बैटरी को और वहाँ पे जो लोग बसते हैं उनको एनर्जाइज्ड रखना है। तो आज आपको ये बात सुन के भी हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में उस बैटरी की कीमत से ज़्यादा आपने गैस के बिल उसको दे चुके हैं, क्योंकि वो वहां पे कॉलोनियों में चोरी होगी। तो आपको फैट भी कम करना है एंड जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन होनी चाहिए, एंड दोनों ये एक्सक्लूसिव फैसले हैं जो आपको करने हैं। तो इसलिए अगर दोनों किसी जगह पे इकट्ठे हो जाएं तो उसको सबसे पहले चॉप कर देना चाहिए, जो कि शहबाज शरीफ साहब आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली वो माइंड सेट है, थॉट प्रोसेस। बिल्कुल देखें, मुझे ये बताएं सैलरी क्लास के खिलाफ क्यों ऐलान जंग कर दिया? मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं ऐलान जंग है, शाहिद खान अब्बासी साहब भी इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं जी कि अगर आप इस मुल्क के अंदर इस वक्त 100 रुपया कमा रहे हैं तो सारा कुछ गिव एंड टेक आप 25 रुपए घर लेके जा रहे हैं, बिजली के बिल आप बाद में देंगे उसमें से। याशफीन मैं गुजारिश ये करूंगा, मैंने 5 साल पिछली असेंबली के अंदर भी, ऑपोजिशन के अंदर भी वक्त गुजारा है और हुकूमत के अंदर भी वक्त गुजारा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पे पूरा यकीन है कि मैं आज भी एक स्टेटमेंट जो मैंने टीवी के ऊपर दी है ना, वो मेरी फेसबुक पे भी लगी होगी, मैं उसको ओन करने को तैयार हूँ। अगर आप इस मुल्क के मसाइल को हल करना चाहते हैं तो आपकी मईशत और इस बहस से सियासत को बाहर, जो मिफ्ता साहब और ये सारी कहानी सुना रहे हैं, ये मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, तकरीबन 3.5 अरब की एडिशनल टैक्सेशन 1 साल के अंदर होने जा रही है, ठीक है। दिस इज अ रिकॉर्ड, और वो इसलिए ज़रूरी थी कि आपने इस माशी निज़ाम को IMF के साथ मिल के आपने इस्तेहकाम करना था, एंड ये हमारे जो पार्टनर्स हैं उनकी उम्मीद थी कि हम इस लेवल की 13,000 अरब की रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। तो आउट ऑफ 3.5 अरब रुपए जो सैलरी के ऊपर हमने बहस कहाँ से शुरू की कि कितना बोझ डालना है,
और अब कहां पे आके कंक्लूड किया। और मैं कतन ये नहीं कह रहा हूं कि जी हमें उस जो अभी बोझ डला है वो जायज है, बिल्कुल उनको इंसुलेट करना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो पिछले 2 साल के अंदर परचेजिंग पावर है, जब 40% महंगाई हुई थी तो उसके अंदर इरोड हुई। तो मैं उनकी तकलीफ से वाकिफ हूं, पर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि डू यू नो व्हाट द रेवेन्यू अमाउंट इज फॉर जो सैलरीड के ऊपर जो बोझ डला है, इट इज 70 बिलियन रुपीस। ठीक है, अच्छा अब उसमें 70 बिलियन के अंदर भी क्या स्लाइसिंग हुई है, जरूर तकलीफ गई है। जो लोवेस्ट स्लैब है, लोवेस्ट स्लैब वो है जिसकी ₹1,00,000 महीने की तनख्वाह तकर है। 50,000 महीने की तो तहफ़्फ़ुज़ है ना कि जीरो टैक्स है, ₹1,00,000 के बाद आपका ब्रैकेट चेंज हो जाता है। तो ₹1,00,000 तक जिसकी सैलरी है उसके महीने की टैक्स डिडक्शन जो है, जो एडिशन हुई है उसके अंदर, वो तकरीबन 1200-1300 रुपए की हुई है। तो इट इज़ नॉट समथिंग which will break the camel's back। मैं आपसे ये नहीं कह, मैंने 70 अरब का तो इजाफा किया ना सर आपने, मैं इजाफे की बात माजी में भी दे रहे थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 1200 रुपए की उसकी टैक्स की पहले लाइबिलिटी थी तो अब वो 1000-1200 से बढ़ गई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतना ज्यादा नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना। हम परसेंटेज में डाल के उसको सेंसेशनलाइज करना चाहें जरूर कर ले। अब मेरी एक अर्ज, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, इसके साथ साथ जो आप जैसे अमीर लोग हायर ब्रैकेट के अंदर जो थे, आपको ये पता है शहबाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर वो हाईएस्ट स्लैब जो है वो चेंज नहीं किया गया। हाईएस्ट स्लैब आज भी 35% एक इजाफी सरचार्ज भी तो ऐड किया गया ना, मैं आ गया, जो पहले नहीं था। मैं आपसे कतन कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं खुद बता दूंगा आपको। 35% ब्रैकेट वहीं पे रखी गई। उसके बाद जिनका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना आमदनी है, जिसका मतलब यह है कि 8.5 लाख रुपए महीना, उसके ऊपर जो उसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी, सपोज करें आपकी अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी है और आपका साल का टैक्स जो है वो 10 लाख रुपए बनता है, तो अब आपको उस 10 लाख के ऊपर 10% सरचार्ज, जिसका मतलब है 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो इसके वो सेक्टर्स के अंदर भी तो फिर एक डिस्क्रिमिनेशन आप क्रिएट कर रहे हैं। और आपने ये बात की, आपने कहा कि परचेजिंग पावर जो है वो हमने वहां से बढ़ा दी। इस मुल्क में किसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है सर? दूध जो है वो, मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो पेरिस से ज्यादा महंगी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह के टैक्सेस लगे हैं, और ये बड़ी बेसिक नेसेसिटीज है। अच्छा, अब याशफीन, मैं अगेन वो सनसनी फैलाने के बजाय कि पेरिस से महंगी हो गई है कि नहीं हो गई है, मैं इस बहस में जाए बगैर मैं आपसे सीधा सीधा हिसाब आपसे करता हूँ। देखें, दूध के ऊपर सेल टैक्स लगा है क्योंकि आप जैसे ही हमारे मीडिया के दोस्त जाके कहते थे कि जी फर्क अशिया के ऊपर सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन है। तो हमारे जो क्रेडिटर्स थे, हमारे कहने पे हमारी बात नहीं, मैं आपके कहने पे नहीं, आप लोगों ने पिन पॉइंट किया कि सबके साथ यकसा ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने बेपनाह कोशिश की, पिछली दफ़ा प्रोग्राम्स में बचा लिया, इस दफ़ा हम अस्पतालों को बचा सके, दवाइयों को बचा सके, पेस्टिसाइड को बचा सके, फर्टिलाइजर को बचा सके, आपके नहीं स्टेशनरी के ऊपर 10% हुआ, किताबों को बचा लिया। तो ये एक देखें, आपने जब 3,500 अरब की टैक्सेशन करनी है तो आपको कहीं गिव एंड टेक करना है। मुझे कोई खुशी तो नहीं है कि दूध का डब्बा जो है उसके ऊपर सेल टैक्स लग गया, पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि 1 सेकंड के लिए जो हमारे काबिल जो तज्जियाकार ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी वो पेरिस से महंगा हो गया, उनसे ये पूछें कि सेल टैक्स तो कीमत के अंदर ऐड होता, समझ आता है कि हुकूमत ने सेल टैक्स लगाया, उसके बाद ये तो जरा सोच के मंतक बता दें कि फर्दर सेल टैक्स जो सिर्फ उस वक्त लगता है जब आप किसी अनरजिस्टर्ड रिटेलर को बेचें, तो क्या अगर उसको अवॉइड करना चाहते हैं और हमें आवाम का दर्द है तो उनको हम रजिस्टर नहीं करवा सकते? क्या ये दूध वाली कंपनियां अपने रिटेलर को जो उनसे डब्बे खरीदती हैं उनको रजिस्टर नहीं करवा सकती? तो हम गुजर नहीं चुके सर, वो तो आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। ये तो इन्फोर्समेंट मैं आपको विलिंगली टैक्स कोई नहीं देता दुनिया में वैसे। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं फर्दर टैक्स जो वो ऐड करके कीमत में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर वो रजिस्टर हो जाए तो वो 0 है। उसके बाद 2.5% की जो कह रहे हैं कि जी विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन हो रही है, वो 0 है जब वो अपना बंदा अपना रिटर्न जमा करवाता है। तो आप अपने जो सप्लायर है, जो आपकी दुकानदार आपसे आके सामान खरीद रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको रजिस्टर करवा लें और कीमत सिर्फ 18% के जो सेल टैक्स है उसके ऊपर लागू होगी बेस प्राइस के ऊपर। तो हमें ये मिल के पहले प्रॉब्लम को समझना है और उसको हल करना है। अब आपने कहा कि इन्फोर्समेंट कैसे होगी, हुकूमत का काम है। देखिए इस दफा हमने बजट में किया क्या है, आपका ये जो 2.5% का आपने विद होल्डिंग टैक्स लगाया, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो ये दूध वाली कंपनी आपके डिस्ट्रीब्यूटर के नाम के सामने 2.5% डिडक्ट करेगी, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है कहेगी याशफीन साहिबा ने ये 10 लाख का दूध लिया था, ये 2.5 लाख रुपए का मैं इनकी बिहाफ पे जमा करवा रही हूँ। तो जब ये फ्लैग, ये डेटा पॉइंट हुकूमत के पास मौजूद होगा तो डिजिटाइजेशन के जरिए हुकूमत क्या चेक करेगी कि क्या याशफीन साहिबा ने ये 2.5 लाख रुपए के सामने अपनी रिटर्न जमा करवाई है कि नहीं करवाई है। अगर याशफीन साहिबा ने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई होगी
तो वहां पे डिजिटाइजेशन के जरिए एफबीआर में कंप्यूटराइजेशन के जरिए ऑटो ये एआई के जरिए आपको ये पता चलेगा यास्मीन साहिबा ने 2.5% के मुताबिक 10 लाख का कारोबार किया। बड़ी अच्छी बात है। इसके ऊपर 15% इनको टैक्स भी मेरा इसके ऊपर भी तो मैं ये कह रहा हूं आप लोग पहले ये जो विद होल्डिंग टैक्सेस है ना, इसको सिर्फ एज ए रेवेन्यू स्पिनर जो हम 70 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इस दफा वो नहीं कर रहे हैं। इस दफा इसके थ्रू लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको मैंने विद होल्डिंग टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स बन गया है इस मुल्क में, जो कंज्यूमर पे पास ऑन होता है, जो आपने भी खुद एक्सप्लेन किया कि कैसे होता है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। जो करेगा वो इन्फोर्समेंट से नहीं बच सकता, क्योंकि उसके नाम के ऊपर वो टैक्स खड़ा रह जाएगा। यही चीज यही काम दूध के अंदर होगा, यही काम रिटेल के अपैरल के अंदर होगा, यही काम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होगा, यही काम रियल एस्टेट में होगा। अब हो क्या रहा है, अब पहली दफा शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन उसने $4 मिलियन की ग्रांट दी है। एक पैसा हुकूमत का नहीं लगा। वो $4 मिलियन मैकिन्जी जो दुनिया की सबसे बड़ा कंसल्टेंट है उसको गया, और वो पिछले 1 महीने से एफबीआर के अंदर डिप्लॉयड है और एंड टू एंड ये नहीं कि इस सेगमेंट को डिजिटाइज कर दो, मैंने उनकी भी वो कर लो। बिल्कुल। अच्छा, अब जस्ट लिसन एंड नॉट दैट कि वो आपने एंड टू एंड डिजिटाइजेशन आपने आगे करनी है, इसके साथ साथ उनको क्विक गेन्स का प्रोजेक्ट जो मैंने आपसे बात की, विद होल्डिंग टैक्सेस एंड आइडेंटिफाइंग पीपल हु हैव हाई विद होल्डिंग डिडक्शंस एंड नॉट सबमिटिंग रिटर्न्स, ताकि इन्फोर्समेंट के जरिए उनको कटहरे में खड़ा किया जा सके। क्विक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा इन्फोर्समेंट के ऊपर फर्दर भी एक इशू है जिसमें बात करना चाह रही हूँ उस ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। इन्फोर्समेंट के ऊपर मैंने कहा मैं सवाल करूंगी। नॉन सैलरीड इनकम, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा टैक्स उसको 45% का मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ। अगेन इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है सर, शादी सैलॉन्स हॉल्स को, सैलॉन्स को, डॉक्टर्स को, मैं मल्टीपल ये जो जूलर्स हैं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, 40,000 की पेमेंट एक छोटी सी चीज़ की गोल्ड की जूलर ने मुझसे नहीं ली अकाउंट के अंदर, उससे कहा मैं कैश लूँगा। आप लोगों ने चोर दरवाजे ज़्यादा नहीं खोल दिया? आपको नहीं लगता कैश इकॉनमी पहले बड़ी फ्लरिश करती है इस मुल्क में और करेगी? कैसे करेगी एनफोर्स? अग्रीड, बात खत्म हो गई। वही बात मैंने तो आपसे बात कर ली, मैं तो आपसे अग्रीड। तो कैसे होगी इन्फोर्समेंट? गुजारिश ये है कि 9 ट्रिलियन रुपए का कैश इन सर्कुलेशन है। 10% के करीब तकरीबन जीडीपी दुनिया के अंदर पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिसके अंदर कैश इन सर्कुलेशन सबसे ज्यादा है। तो गुजारिश ये है, अगर मैं उस कैश को इस्तेमाल के काबिल ही ना छोड़ूं, ना आप गाड़ी खरीद सकें, ना आप बाहर जा सकें, ना आप प्रॉपर्टी खरीद सकें, तो आप उस पैसे को क्या अपने बिस्तर के नीचे रखेंगे? अभी तक हम इतने एक्सट्रीम तो नहीं हुए। अभी तक तो हमने नॉन फाइलर को थोड़ा सा रेट बढ़ाया है, उसको डी-इंसेंटिवाइज किया। फाइलर को इंसेंटिवाइज करें सर। एक सेकंड। पहली बात तो ये कि फाइलर और नॉन फाइलर के रेट में 5-5, 6-6 गुना ज्यादा उसको कर दिया गया है। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। नहीं, एंड उसके बाद ये विद होल्डिंग टैक्सेस को मैंने आपसे कहा है कि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उनसे मैं रेट बढ़ा के पैसा इकट्ठा कर लूं। मेरा मकसद ये है कि वो पैसा भी दें और उस रेट को देखते हुए ये भी सोचेंगे शायद मैं फाइलर बन जाऊं। और दूसरी बात ये कि वो जो अनक्लेम्ड विद होल्डिंग टैक्स रह जाएगा उसको डेटा पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए आई विल कंप्यूट कि यास्मीन की क्या आमदनी है इस डिजिटाइजेशन और मैकिन्जी की एक्सरसाइज के साथ। उसके बाद मैं असेसमेंट एफबीआर हेड ऑफिस में करूं और उसके बाद ये डिमांड फील्ड फॉर्मेशन में दूं कि यास्मीन साहिबा के घर में जाके कुंडी खड़काएं और उनसे ये पैसे रिकवर करें। पहले क्या होता था कि आपका इस प्रोसेस के ऊपर कुछ डिजिटाइजेशन नहीं थी, कोई विजिबिलिटी नहीं थी। आपका वो बंदा डिमांड भी खुद ही करता था, खुद ही यास्मीन साहिबा के घर पे गया, उन्होंने आगे चंद पैसे दिए और वो रद्दी की टोकरी के अंदर डिमांड चली गई। अब डैशबोर्ड के जरिए वजीर आजम पाकिस्तान खुद एवरी फोर्टनाइट इस एक्सरसाइज के ऊपर अपडेट लेंगे। वो डायरेक्टली देख रहे हैं सबको, लेकिन कुंडी खड़काने की बात है, सूबों की कुंडी भी खड़काएं सर थोड़ी सी। हमारा जो टैक्स टू जीडीपी, अगर मैं खाली विफाक की बात करूं, इट्स नॉट ए वेरी बैड नंबर बाय द वे, लेकिन प्रोविंसेस के तक जब बात रिसर्च की हुई है माशाल्लाह, नहीं अच्छी बात है। आप अपनी जो प्रोग्राम के अंदर अपना जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट है
वो आप इनरिच करके आप ये बात करिए। मैं आपको नंबर मैंने इतने बड़े वजीर को बुलाया सर, मैं तो कतन वजीर नहीं, मैं तो छोटा वजीर हूं और क्या कहते हैं हकीर सा एक आदमी हूं। नो बट प्रोविंसेस का भी तो कुछ करें ना सर यहाँ पर। अच्छा मैं छोटा सा एक जुमला ऐड कर दूं, ऑप्टिक्स बड़े बुरे हैं। सेंटर से आते हैं अली परवेज मलिक साहब, वो बड़े परेशान है, वो कहते हैं जी हमें टाइटनिंग बेल्ट टाइटनिंग की जरूरत है, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। प्रोविंसेस से आती हैं अज़मा बुखारी साहिबा या कोई और वजीर, वो कहते हैं जी हमने लैपटॉप दे दिए, ब्यूरोक्रेट्स को घर दे दिए। आप लोगों के पास से रुपया आप जमा कर रहे हैं, वो बांटने पे लगे हुए हैं। उनकी कुंडी भी खड़काएं थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ। अब जो मैं आपको सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा नंबर्स दे दूं ताकि आपके व्यूअर्स को हकायक मिल जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वफाक के अंदर शायद टैक्स टू जीडीपी इतनी खराब नहीं है, और जब आप इंडिया और उनके साथ भी मुआवजा करें, एंड खास तौर पे ये जब आपकी जो प्रॉपर्टी एंड लैंड वगैरह की टैक्सेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, एग्रीकल्चर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो एफबीआर को जो आपकी जीडीपी के ऊपर कंट्रोल है उसी के ऊपर उसका मेयार आप चेक कर सकते हैं ना। तो मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं। ऑन द फ्लिप साइड इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं वो 5% से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करते हैं, हमारे सूबे जो हैं वो 1% से भी कम करते हैं। तो अगर आप 10% के अंदर अगर अपने सूबों को 5% पे ले हैं तो 15% पे पहुंच जाते हैं, विच इज नॉट अ बैड नंबर। तो आपसे मैं इत्तेफाक कर रहा हूं। अब गुजारिश ये है कि ये जो इम्बैलेंस है बिटवीन वफाक एंड सूबे, इसके अंदर आपको बोथ रेवेन्यू के ऊपर और एक्सपेंडिचर शेयरिंग के ऊपर आपको बेहतर बैलेंस लाना पड़ेगा। इसीलिए पिछले जो एनईसी का सेशन हुआ है उसके अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल फिस्कल पैक्ट की बात नहीं की। हो गए, देखिए जरूर आईएमएफ ने कहा अगर लेट हो गए, अगर लेट हो गए तो क्या खामोश होकर बैठ जाए? नो, आई एम नॉट सेइंग, पॉइंट इज दिस, मैं एब्सोल्युटली एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि जो इस वक्त जो यहाँ पे चंद जमातें जिस किस्म की सियासत कर रही हैं उसके अंदर तो नुकसान शहबाज शरीफ साहब का तो नहीं होगा, नुकसान अली परवेज का तो नहीं होगा, नुकसान पीएमएलएन का तो नहीं होगा ना। हाँ, तो जब आप ये बात जो आज अपने प्रोग्राम में कर रही हैं, जब ये डिस्कोर्स टीवी के ऊपर आएगा तो अली अमीन गड्ढापुर साहब को ये जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से वफाक 600 अरब रुपए सोशल प्रोटेक्शन के खर्चे जब 1% आबादी इस्लामाबाद में हो और बाकी की सारी आबादी सूबों के अंदर हो, तो क्या उनको अपना हिस्सा उठाना नहीं चाहिए? क्या ये जो 10,000 अरब का सूद है, क्या ये इस्लामाबाद के कर्जे हैं कि पाकिस्तान के कर्जे हैं? आप लोगों ने पिए क्योंकि आईएमएफ की एक मजबूरी जो आप लोग बार-बार कह रहे हैं, जरूरत है नहीं, लेकिन आईएमएफ के साथ अलाइन भी करना है, आईएमएफ के साथ भी अलाइन करना है। एक सेकंड, वो तो अलाइन नहीं कर सकते। आईएमएफ के साथ ना अलाइन करें तो क्या होगा? नहीं करें, नहीं क्या होगा? आईएमएफ ने ये भी तो कहा था ना कि एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करें, जो बड़ा जायज मुतालबा। अगर आईएमएफ के साथ आप अलाइन नहीं करेंगे तो एक सेकंड अपने व्यूअर्स को बताएं उसका नतीजा क्या होगा? नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं वो आर्गुमेंट ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे होना चाहिए। मैं आपसे टीवी पे बैठ के कह रहा हूं, हर आमदनी चाहे स्टॉक मार्केट की हो, चाहे प्रॉपर्टी की हो, चाहे फैक्ट्री की हो, चाहे तनख्वाहदार की हो, चाहे किसी काश्तकार की हो, आमदनी मुनाफा उनका उसको इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और जो जिसके कंट्रोल में है उसका टाइम एक्सीड हो गया मेरा, उसका एहतसाब होना चाहिए। ये एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करना सूबों का तकाजा है, और मैं आपकी आवाज के साथ आवाज मिला के यहाँ पे कहता हूँ सब आमदनियों को कैप करें ताकि हम गरीबों को आईएमएफ के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? माजी में आप लोग कहते थे गुलामी से आजादी मिलेगी, देखें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी है ना, रिकॉर्ड पर है, मरियम नवाज रिकॉर्ड पर है। मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप आज देखें, हमने कोई पेट्रोल की कीमत को सऊदी अरेबिया से सस्ता करके बारूदी सुरंग नहीं लगाई कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपको लग रहा था कि अभी भी डिसएग्री कर रहे हैं आपके बजट से पब्लिकली। जरूर करें, पर शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान है, जो हुकूमत के सरबराह हैं, फैसले क्या कर रहे हैं? मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, फैसले कौन कर रहा है आप ये देखें। रियली हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। मुझे वन लाइनर कमेंट ये बता दें, प्रेसिडेंसी का खर्चा आपने बढ़ा दिया, एमएनएस को गलियों सड़कों के पैसे आपने दे दिए, टिकट्स एमएनएस के आप लोगों ने उसमें इजाफा कर दिया, उनके फ्यूल के रेट्स में इजाफा कर दिया। आप गलत कह रही हैं, बिल्कुल आप गलत कह रही हैं। मैं गलत आप प्रेसिडेंसी का खर्चा तनख्वाहों को जो बढ़ाने की वजह से बढ़ा है उसको मिनहा करके निकालें, कोई नहीं बढ़ा। अच्छा, अगर याशफीन साहिबा लाहौर में जाके प्रोग्राम करें तो नियो चैनल उनको पेट्रोल का खर्चा देता है। अगर पेट्रोल 300 रुपए का हो जाए और 100 रुपए का हो तो अमाउंट ऊपर नीचे होती है। उसी तरह अगर कोई एमएनए खड़ा हो कि ये क्या है कि टिकटें महंगी होगी, मुझे कराची से लाहौर इस्लामाबाद आने के लिए टिकट चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने आपसे गुजारिश कर रहा हूं, परसेंटेज नहीं कहती, आप फिर कहेंगे सेंसेशनलाइज कर रही हो। 2 अरब रुपए खर्च बढ़ा है ईवान सदर का। जो 25% तनख्वाहें बढ़ी हैं, वो ऐवान सदर के अंदर भी तो मुलाजिम काम करते हैं ना,
उस इम्पैक्ट तो माली का भी कोई 4 करोड़ का बिल आ गया महीने साल का, उस इम्पैक्ट को मिनहा करके देखें एंड देन डिस्कस के क्या उसका नतीजा। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया आपका, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। महदूद वक्त में हमने कोशिश की कि जिन इशूज़ पे बात कर सकें वो करें। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।